हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम माइक्रोब्स की इंट्रोडक्शन और माइक्रोब्स का घरेलू उत्पादों में और अन्य स्थानों पर यूज़ यानी कि उपयोग या प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव, जैसे ही नाम से चला है, माइक्रो माने सूक्ष्म और जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और वो नेकेड आई से यानी कि नग्न आंख से दिखाई नहीं देते और उन्हें देखने के लिए विशेष यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो यानी कि वे जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल जीवाणु, मैक्सिमम प्रोटोजोन्स और मोनेरा संघ के मेंबर्स, अधिकांश प्रोटिस्टा जैसे प्रोटोजोन्स, अनेक कवक जैसे ईस्ट आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सूक्ष्म जीव नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इनको पोषक माध्यमों में उगाया जाता है। इसे हम कल्चर करना या संवर्धन कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस नहीं कराया जाता है, उनका जनन नहीं कराया जाता, बल्कि उन्हें उगाया जाता है, ग्रो कराया जाता है पोषक माध्यम में। जिस माध्यम में सूक्ष्म जीव बेहतर ग्रो करता है, उसको वो माध्यम देकर उसकी संख्या बढ़ाई जाती है, उसको कल्चर किया जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है, जिससे वो वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके कॉलोनियों का निर्माण करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, जिससे उन्हें नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सके, उनका अध्ययन करना आसान होता है। जैसे ईस्ट एक कवक होता है जो शुगर रिच सॉल्यूशन में यानी कि जो शर्करा युक्त विलयन होते हैं, जैसे गन्ने का रस और अन्य शर्करा युक्त विलयन, उनमें तेज़ी से ग्रो करता है, उनके लिए वो अच्छा माध्यम होता है। इसलिए उनके अध्ययन करने के लिए हम शुगर रिच सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अनेक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, लेकिन हानिकारक होते हैं, लेकिन अनेक माइक्रोब्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे औद्योगिक इकाइयों में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में और अनेक कामों में यूज़ होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में हम इनका मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव का योगदान है, उनका जो प्रयोग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसका प्रयोग है वो है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में सबसे पहला है दही यानी कि कर्ड। दही बहुत समय से बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है, घरों में बनाई जाती है, और इसके लिए बेसिकली जो एंजाइम बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस की कोई और स्पीशीज, और दूसरा जो बैक्टीरिया यूज होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। इन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि LAB भी कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये करते क्या है, ये दूध की जो शर्करा शुगर लैक्टोज होती है उसको लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध की प्रोटीन कैसीन को स्कंदित करते हैं, उनका कोगुलेशन करते हैं और उसका आंशिक रूप से पाचन करते हैं, जिससे दही का निर्माण होता है। यानी कि इन दो स्टेप्स के बाद दूध जो होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध में दही बनाते समय उसको हल्का गर्म गुनगुना करके उसमें दही की एक सूक्ष्म मात्रा डाली जाती है, जिसे हम आरंभक या स्टार्टर या इनोक्यूलम बोलते हैं।
और दही की थोड़ी सी मात्रा में लाखों करोड़ों की संख्या में LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं और ये LAB यहाँ पर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और यहाँ पर दूध की शर्करा को, लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और लैक्टिक एसिड के कारण जो प्रोटीन का, उसका दही का जो pH होता है वो घटता है और उस pH पर दूध की जो प्रोटीन कैसीन होती है वो लैक्टिक अम्ल की प्रेजेंस में वो स्कंदित हो जाती है, कोआगुलेट हो जाती है और उसका आंशिक रूप से पाचन हो जाता है, जिसके कारण अब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अब LAB के 3 मेन फायदे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। नंबर 1, इसका सबसे प्रमुख काम क्या है कि ये हमारे दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूसरा, ये दही में विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे दही का पोषक मान बढ़ जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। और ये तीसरा, आहार नाल में जो रोगजनक जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को रोककर हमारे आहार नाल को सुरक्षित रखता है, प्लस हमारा पाचन, डाइजेशन उसमें वृद्धि करता है, उसको अच्छा बनाता है। सेकंड, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग है, वो सेकंड है गुदा आटा यानी कि डो बोलते हैं इसको। डो में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म जीव यूज होता है वो कवक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होती है। तो हमारे देश में और अन्य देशों में चावल, दाल, गेहूं का आटा, मैदा या इनका मिश्रण यूज़ किया जाता है विभिन्न प्रकार के डिश बनाने में, विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री बनाने में, जैसे डोसा, इडली आदि बनाने में। जलेबी में भी इसी का यूज़ होता है, छोले भटूरे बनाने में इनका यूज़ होता है और बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाने में डो का यूज़ करते हैं। तो गेहूं, चावल या दाल आदि के मैदा, आटे या उनके मिश्रण को जब पानी में डालकर, इसको गूँथ कर पानी में डालकर उसको मीडा जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई जो कवक होता है वो इसको डो में कन्वर्ट करता है। डो का जो फूला हुआ नेचर होता है वो होता क्यों है कि जो डो बनता है, आटे में जो शुगर होती है उसका फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है और किण्वन के कारण वहाँ पर रिएक्शन होती है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है और ये इथाइल अल्कोहल होता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होने पर वो इथाइल अल्कोहल बनाता है, साथ में CO2 बनाता है। तो जो डो की उभरी हुई शक्ल होती है वो CO2 गैस के कारण होती है। जितनी ज़्यादा CO2 गैस बनती है उसका उतना ही उभरा हुआ इसका पार्ट होता है, पफी नेचर बोलते हैं हम इसको। और CO2 के उत्पादन के कारण वो अब पफी हो जाता है डो, और यानी कि उसका फूला हुआ नेचर होता है। और इसी डो का यूज़ डोसा बनाने में, इडली बनाने में, भटूरा बनाने में और बहुत सारी डिश बनाने में होता है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में डो का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो कवक यूज़ होता है उसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आटा यानी कि डो के बाद अब हम टोडी के बारे में पढ़ेंगे। जो टोडी है वो कुछ दक्षिण भारत के इलाकों में एक पारंपरिक पेय पदार्थ होता है जिसे टोडी कहते हैं, जो थोड़ा सा अल्कोहलिक होता है, जिसमें थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो इसका जो यूज़ होता है वो परंपरागत पेय पदार्थ के रूप में दक्षिण भारत के इलाकों में किया जाता है। इसका निर्माण वहाँ पर उपस्थित ताड़ वृक्ष के तने का जो स्राव होता है उससे किया जाता है, या नारियल जल जो होता है उसके किण्वन से किया जाता है, ईस्ट के द्वारा। ईस्ट किण्वन करके इसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ाता है, बनाता है, और इस जो फर्मेंटेड जो स्राव को, यानी कि जो इस तने का जो स्राव है, नारियल जल का फर्मेंटेशन या किण्वन करने के बाद जो पेय पदार्थ बनता है हम उसे टोडी कहते हैं। और उसका जो निर्माण होता है वो इनके किण्वन द्वारा होता है, और यह किण्वन ईस्ट के द्वारा होता है, और ये दक्षिण भारत के अनेक भागों में पारंपरिक पेय पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है।
चौथा है भोज्य पदार्थ यानी कि फूड। जो सूक्ष्म जीव है उनका प्रयोग जो होता है वो किंडवित, मत्स्य यानी कि मछली, इसके अलावा सोयाबीन तथा बांस के जो स्टेम होते हैं, प्ररोह होते हैं, उनके आदि के फर्मेंटेशन से भी भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कच्चे बांस होते हैं, जो यंग जो स्टेम होते हैं, उनका फर्मेंटेशन करके भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है पनीर यानी कि चीज़। चीज़ जो होता है या पनीर एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों के निर्माण के द्वारा बना, जो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। पनीर को दूध के स्कंदन यानी कि कोआगुलेशन के द्वारा तैयार किया जाता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। स्कंदन किया जाता है और सूक्ष्म जीव इसमें यूज़ होते हैं और सूक्ष्म जीव इसमें दूध का स्कंदन कर इसको पनीर में परिवर्तित करते हैं। दूध से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, उसका स्कंदन होता है, तो उसमें दो भाग होते हैं, पहला ठोस भाग और दूसरा द्रव भाग। जो ठोस भाग होता है वो पनीर का निर्माण करता है, जबकि जो द्रव पदार्थ होता है उसको हम वे बोलते हैं। जो किसी भी पनीर का जो संरचना होती है यानी कि टेक्सचर बोलते हैं जिसको हम, उसका जो स्वाद होता है यानी कि टेस्ट कहते हैं, या सुवास यानी कि फ्लेवर होता है, तो किसी भी पनीर का जो विशिष्ट संरचना होती है, टेक्सचर होती है, उसका विशिष्ट स्वाद होता है, टेस्ट होता है, और विशिष्ट सुवास यानी कि फ्लेवर होता है, वो पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव पर निर्भर करता है कि कौन से सूक्ष्म जीव से पनीर बनाया गया है। बाजार में जो सामान्य रूप से जो पनीर प्राप्त होता है, हमें मिलता है, हम उसे कॉटेज पनीर बोलते हैं, कॉटेज चीज़ बोलते हैं। स्विज चीज़ में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं और वो बड़े बड़े छिद्र जो होते हैं वो एक बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई के द्वारा होते हैं और उसके कारण वो बड़ी मात्रा में CO2 प्रोड्यूस करता है। इसके कारण उसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। रॉकफोर्ड चीज़ जो होते हैं उसे बनाने में पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई नामक कवक का यूज़ किया जाता है और इसका मतलब उसकी जो राइपनिंग होती है, उसका जो परिपक्वन होता है, वो इस पेनिसिलियम फंगस यानी कि कवक के कारण होता है। कवक के जो एंजाइम्स होते हैं वो पनीर के गठन में बदलाव लाकर, पनीर का जो गठन हो रहा होता है उसमें बदलाव लाते हैं, उसमें उसे विशिष्ट फ्लेवर देते हैं और कवक के कारण ही पनीर में, इस रॉकफोर्टाई पनीर में जगह जगह पर नीले हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और जो वास्तविक यानी कि असली रॉकफोर्टाई चीज़ बनाया जाता है उसके निर्माण में भेड़ का दूध का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है, पहला जो था हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो निर्माण में था वो खत्म हो गया। अब दूसरा है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसमें हमें दो चीज़ पढ़े हैं, किण्वित पेय यानी कि फर्मेंटेड बिवरेजेस और प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स। जो अनेक सूक्ष्म जीव हैं वो उद्योगों में यूज़ होते हैं और वो मानव के यूज़ के लिए अनेक बिवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ बनाने में यूज़ होते हैं और उनका निर्माण जो होता है वो एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी यानी कि प्रतिजैविक के निर्माण में भी होता है। पहले हम ये पढ़ेंगे तो वास्तव में जो व्यावसायिक पैमाने पर यानी कि कमर्शियल स्केल पर जो सूक्ष्म जीवों को पैदा किया जाता है या उनको ग्रो कराया जाता है, उनको कल्चर कराया जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है, उनके लिए बड़े बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है और जिन्हें फर्मेंटर और किण्वक, क्या बोलते हैं, किण्वक या फर्मेंटर्स। किण्वन या फर्मेंटर्स कह देते हैं, पूछ लेते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में कि फर्मेंटर्स क्या होते हैं, या इनको बायो रिएक्टर्स भी कहते हैं। बायो रिएक्टर्स, इनको बायो रिएक्टर्स भी बोलते हैं या किण्वक या फर्मेंटर्स भी बोलते हैं। तो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों को ग्रो कराया जाता है। पहला है किण्वित पेय जो है, इसके अंदर सूक्ष्म जीव विशेष रूप से ईस्ट सैक्रोमाइसिस जो होती है सेरेविसी, उसका प्रयोग किया जाता है
और इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। जो ईस्ट सैक्रोमाइसीस सेरेविसी है, इसका प्रयोग किण्वित पेय पदार्थ बनाने में भी होता है और बेकर्स इंडस्ट्रीज में भी होता है, ब्रेड बनाने में और केक्स बनाने में, और जितने भी बेकरी इंडस्ट्रीज में फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, बन बनाने में और बहुत सारी चीज़ें, ब्रेड बनाने में, उन सभी में सैक्रोमाइसीस का यूज़ किया जाता है। यानी कि दो जगह यूज़ होती है सैक्रोमाइसीस, एक फर्मेंटेड पेय पदार्थ बनाने में भी और दूसरे बेकरी इंडस्ट्री में भी। अब सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का जो प्रयोग है वो प्राचीन काल से रम, विस्की, बियर, वाइन आदि पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। ये अल्कोहलिक बिवरेजेस होते हैं, यानी कि अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ होते हैं और इनका प्रयोग मनुष्य द्वारा प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। और इसके लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है और उसको माल्टीकृत धान्यों और फलों के रसों का जो किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करके प्राप्त किया जाता है। रिएक्शन इसमें वही होती है कि जो मल्टीकृत धान होती हैं, जो हमारी धान्य फसलें हैं जैसे गेहूं, चावल आदि, उनका जो मल्टीकृत होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, वो कन्वर्ट होता है टू C2H5OH प्लस 2CO2 में। लेकिन इससे पहले जो रिएक्शन एक और होती है जिसमें सुक्रोज C12H22O11 C12H22O11 सुक्रोज होता है प्लस H2O। अब ये दो मॉलिक्यूल बनाते हैं C6H12O6 के प्लस C6H12O6 के। इसमें एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज बनते हैं और इस ग्लूकोज का जो यूज़ होता है वो अब इथाइल अल्कोहल बनाने में होता है। इसमें जो रिएक्शन होती है इसमें ईस्ट यूज़ होता है और उसका जो एंजाइम होता है वो इन्वर्टेज या सुक्रेज होता है। इन्वर्टेज या सुक्रेज, क्योंकि एज वर्ड एंजाइम के लगाते किस पर काम कर रहा है, ये सुक्रोज पर, इसलिए इसका नाम होता है सुक्रेज या इन्वर्टेज। और यहाँ पर जो रिएक्शन है इस पर जो एंजाइम होता है वो यूज़ होता है जाइमेज। ये अनेक एंजाइम का एक ग्रुप होता है, जो पहले सिंगल एंजाइम माना जाता था लेकिन ये कई सारे एंजाइम्स का ग्रुप होता है जिसे जाइमेज बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है या एथेनॉल भी बोलते हैं इसको, प्राप्त होता है। लेकिन मल्टीकृत जो धान्य कहा हमने या फलों का जो रस कहा है, लेकिन मॉल्ट या मल्टीकृत क्या होता है? मॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जर्मिनेटिंग यानी कि अंकुरित सीरियल्स की ग्रेन्स होती है। सीरियल्स किसे बोलते हैं हम? धान्य फसलें, जैसे गेहूं है, चावल है, जई है, मक्का है, जौ है, ये सब क्या होते हैं? हमारी सीरियल्स होती है, धान्य फसलें होती हैं। तो इन धान्य फसलों की जो ग्रेन्स होते हैं, इनकी जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस होता है। इस फ्रूट को हम कैरियोप्सिस बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सीड की वाल है, सीड कोट, और जो फ्रूट की वाल है, पेरिकार्प, वो फ्यूज रहती है, इसलिए इसको हम ग्रेन बोलते हैं। तो इन ग्रेन्स को पानी में सोक किया जाता है, पानी में डाला जाता है और इसको जर्मिनेट होने के लिए छोड़ा जाता है। अब जो ये ग्रेन होते हैं, जैसे ये जर्मिनेट, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माल्टिंग बोलते हैं। यानी कि सीरियल जो ग्रेन्स हैं उनको ड्राइड किया जाता है और ड्राइड प्रोसेस में, जिसे हम क्या बोलते हैं? माल्टिंग बोलते हैं। इसमें क्या काम करते हैं? ग्रेन्स को पहले जर्मिनेट करने के लिए पानी में सोक करते हैं, पानी में डुबोते हैं और इसके बाद एकदम उनको ड्राई एयर से, हॉट एयर से यूज़ करते हुए उनका जो अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन का प्रोसेस है उसको आगे रोक दिया जाता है। तो यानी कि इसमें क्या काम करते हैं? धान की फसल, धान्य जो ग्रेन्स होती है वो लेते हैं, पानी में डालते हैं और जैसे वो जर्मिनेट होना स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उनके फर्दर पानी को हटा के उनके जो फर्दर आगे का जो अंकुरण है उसको रोकने के लिए हॉट एयर का यूज़ करते हैं, जिससे उनका जो आगे का जर्मिनेशन होता है वो रुक जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं माल्टिंग। और ऐसे जो धान्य ग्रेन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? माल्टीकृत धान। तो माल्टीकृत धान्य और फलों के रसों का हम किण्वन करके इन रिएक्शंस के थ्रू
पेय पदार्थ बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं उनमें जो प्राप्त किया जाता है उनको किण्वन से किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसका आसवन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया सकता है। आगे का जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है उस पर निर्भर करता है उसके अंदर कितना अल्कोहल होगा, उसकी अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी उसमें, और कच्चे पदार्थ किससे प्राप्त किया था इस पर निर्भर करती है। दो चीज़ों पर निर्भर करती है अल्कोहल की मात्रा, एक तो उसमें आसवन किया गया है या नहीं किया गया, आसवन के बाद अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, और जो बिना आसवन के पेय पदार्थ यूज़ किया जाता है जैसे बियर और वाइन विदाउट आसवन के यूज़ किया था, इसलिए उनमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, आसवन से अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। बाकी रम, विस्की, ब्रांडी जितने भी आप बाकी होते हैं ज़्यादातर वो किससे प्राप्त करते हैं, आसवन के बाद प्राप्त करते हैं, जिससे उनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। बियर में अल्कोहल की मात्रा 3 से 6% होती है सामान्यतः, और वाइन में जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो 9 से 12% होती है। अब विस्की, रम आदि को डिस्टिलेशन से आसवन के बाद प्राप्त किया जाता है और उनमें अल्कोहल की मात्रा सबसे ज़्यादा ब्रांडी में होती है, और विस्की में लगभग 38% के आसपास मात्रा होती है। इसके बाद हमें प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है। एंटीबायोटिक्स वे पदार्थ होते हैं जो किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव की वृद्धि को कम कर देते हैं अथवा उनको मारकर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। या वे सूक्ष्म जीव जो एक रासायनिक पदार्थ जो यानी कि सूक्ष्म जीवों से एक रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है जो बिना होस्ट के यानी कि पोषक को जिसको दिया जाता है गोली के रूप में या टैबलेट्स के रूप में, तो वो पोषक को नुकसान पहुंचाए बिना अन्य सूक्ष्म जीवों जो उनके लिए हानिकारक थे उनकी वृद्धि को कम कर देता है अथवा उनको मार देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और एंटीबायोटिक्स की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन नोटेटम नामक एक फंगस से पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज की गई, लेकिन उसकी जो खोज थी वो पेनिसिलिन की खोज वो सेरेंडिटी का एग्जाम्पल थी। सेरेंडिटी का मतलब होता है बाई चांस खोज यानी कि हादसा। ये एक हादसा थी, खोज अपने आप नहीं हुई थी। वो एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और उस बैक्टीरिया पर देखा उन्होंने कि उसकी कॉलोनी को नष्ट कर दिया था। कोई सब्सटेंस पेनिसिलिन से आता है और वो उसको नष्ट कर देता है, इससे डिस्कवरी हुई। तो लेकिन जो उसको नाम दिया था वो दिया था वॉक्समैन ने। जो प्रतिजैविक नाम दिया वो वॉक्समैन ने दिया था, और वॉक्समैन को ही एक्टिनोमाइसिटीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जो प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनकी खोज का श्रेय भी वॉक्समैन को दिया जाता है। 3 साइंटिस्ट इसमें यूज़ होते हैं, 2 साइंटिस्ट और यूज़ होते हैं। अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने ये बताया कि एक शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रतिजैविक है, और इस पेनिसिलिन का यूज़ ही द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन जो सैनिक थे उनके उपचार में, घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में हुआ, व्यापक रूप से हुआ। बाद में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरिको इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एंटीबायोटिक वे पदार्थ होते हैं जो किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं और किसी अन्य सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देते हैं। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम से की थी, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक खोज की थी, लेकिन नाम वॉक्समैन ने दिया था। उन्होंने एक्टिनोमाइसिटीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक बैक्टीरिया की भी खोज की। फ्लोरी ने और चैन ने ये बताया कि एक प्रभावशाली और शक्तिशाली एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, और इनका यूज़ जो होता है पेनिसिलिन का वो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन जो घायल अमेरिका के सिपाही थे उनके ट्रीटमेंट में हुआ था। और बाद में इन तीनों को, फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरी को 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।